ये जो मशाल है ये जैसे जल रहा है वैसे ही हमारे दिल में भी जल रही है। ये जलन तभी खत्म होगा जब हमको सबको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। हम आपको 8 अगस्त से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताएंगे कि इस केस में शुरू से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, कब तक डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को होगी, कौन कौन इस घटना में शामिल है, प्रिंसिपल संदीप घोष को कौन बचा रहा है। इसका पूरा निचोड़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों यकीन मानिए अगर आपने यह पूरा वीडियो देख लिया, अगर आपने डॉक्टर बिटिया के साथ हुए अत्याचारों को देख लिया तो आपकी आंखों से आंसू जरूर निकल आएंगे। इसलिए कमजोर दिल वाले अभी वीडियो को डोट यही छोड़ सकते हैं। हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए, ताकि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की हमारी मुहिम ऐसे ही चलती रहे। और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस केस से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रह। दोस्तों कोलकाता डॉक्टर केस के 2 महीने बाद आरजी कर हॉस्पिटल और प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ है। सीबीआई द्वारा एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। इसीलिए आज पूरे भारत भर में आंदोलन किए जा रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी में अब एक ऐसा खुलासा हो गया है जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है। आखिरकार एक प्रिंसिपल इतना बेरहम और इतने नीचे कैसे गिर सकता है? क्या एक इंसान इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है? क्या इसने पूरे मानव जाति को कलंकित किया है? दोस्तों यह खुलासा ऐसा है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल इस खुलासे से कई घिनौने राज सामने आ गए हैं। इस खुलासे के बाद अब लगने लगा है कि यह केस अब जल्द ही क्लोज होने वाला है। अब हमारी डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिलने वाला है। एक एक कर सीबीआई के सभी खुलासों के बारे में आपको बताएंगे। पूरी कहानी समझने से पहले आपको 8 और 9 अगस्त की कहानी भी समझनी होगी, जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था। यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस केस की सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। इस वीडियो में 9 अगस्त से लेकर अब तक का पूरा सच आपके सामने आने वाला है। सीबीआई ने अब तक इस केस में कितने लोगों को गिरफ्तार किया है और कितने लोग अभी फरार हैं, एक एक जानकारी विस्तार से आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आपको पहले ले चलते हैं आज से 2 महीने पहले, यानी कि 9 अगस्त के उस दिन जिस दिन यह घटना हुई थी। दरअसल बहुत मेहनत और लगन के बाद कुछ लड़के और लड़कियां नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के तौर पर डॉक्टरी की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और इसी कॉलेज में एक ऐसी लड़की थी जिसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी, क्योंकि उसके माँ बाप का सपना था कि उनकी इकलौती बेटी पढ़ लिखकर डॉक्टर बने। और बेटी का सपना यह था कि मैं अपने माँ बाप के सपने को पूरा करूं और उनको इस गरीबी की दलदल से बाहर निकालूं, क्योंकि उस लड़की के गरीब पिता कोलकाता से दूर नॉर्थ 24 परगना में रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 3 ही लोग थे, एक वह जूनियर डॉक्टर लड़की, उसकी माँ और उसके पिता। उसके पिता अपना घर चलाने और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बेचा करते थे और उन्हीं स्कूल की यूनिफॉर्म को डोट बेचकर वह अपना घर चलाते और अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। उनकी बेटी ने भी धीरे धीरे एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली थी। एमबीबीएस करने के बाद अब वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पीजी की 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। अब उसके सामने उसका खूबसूरत करियर था, यानी उसके माँ बाप बचपन से जो सपना देख रहे थे वह अब पूरा होने ही वाला था। उनकी बेटी डॉक्टर बनने वाली थी और उनके घर के हालात बदलने वाले थे। लेकिन अचानक 9 अगस्त की
सुबह को उनके सारे सपने टूटकर बिखर गए। जिस बेटी से उन्होंने 8 अगस्त की रात फोन पर बात की, उसी बेटी की मौत की खबर सुबह उनके परिवार को मिली। माँ बाप रात को बेटी से बात करके तसल्ली से सो गए थे, लेकिन अगली सुबह इतनी भयावह होगी यह उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर आरजी करर मेडिकल कॉलेज में नाइट ड्यूटी कर रही थी। वह पिछले कई दिनों से नाइट शिफ्ट पर थी। उसकी ड्यूटी करीब 10 बजे के आसपास शुरू हो जाती थी, इसलिए 8 अगस्त 2024 को भी हर रोज की तरह वह अपने घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकली। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो पेशेंट उसके अंडर में थे, उसने उन मरीजों को देखा, यानी उसने उन्हें अटेंड किया और इस काम में उसे रात के करीब 2 बज गए थे। उस समय हॉस्पिटल में मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों की भीड़ थोड़ी कम होने लगी और हॉस्पिटल में सन्नाटा छाने लगा, क्योंकि उस समय मरीज भी कम होने लगे थे। तो उस जूनियर डॉक्टर ने अपने 4 और जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठकर हॉस्पिटल की कैंटीन में रात का खाना खाया। उस समय रात के 2 बज रहे थे। खाना खाने के बाद अक्सर एमएनसी वार्ड की ड्यूटी से जब डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ थक जाते थे, तो वह हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चले जाते थे। हालांकि उस सेमिनार हॉल में करीब 25 से 30 लोगों के बैठने के लिए वहां कुर्सियां भी लगाई गई हैं, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल में कोई फंक्शन होता था तो वह इसी सेमिनार हॉल में होता था। यह सेमिनार हॉल 4थी मंजिल पर बनाया गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि इतने बड़े और प्रसिद्ध आरजी कर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ के आराम करने के लिए कोई भी कमरा, कोई भी रूम नहीं बनाया गया है, जिस कारण जो मेडिकल स्टाफ नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर होते हैं, जब वह लोग काम से थक जाते हैं तो जूनियर डॉक्टर और बाकी स्टाफ के लोग भी उसी 4th फ्लोर पर सेमिनार हॉल में आराम करने चले जाते थे और वहां पर बैठकर मेडिकल स्टाफ के लोग थोड़ी देर आराम कर लेते थे और फिर थोड़ी देर बाद वह अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। इसी तरह यह जूनियर डॉक्टर रात का खाना खाने के बाद अपने डॉक्टर साथियों को गुड नाइट कहकर करीब 2 से 3 बजे के दरमियान, यानी 2:30 बजे के आसपास 4th फ्लोर पर बने उस सेमिनार हॉल में जाती है। सोचती है कि वो थोड़ी देर आराम करेगी और फिर उसके बाद अपनी बाकी शिफ्ट को पूरा करेगी। लेकिन उस जूनियर डॉक्टर के सेमिनार हॉल में जाने के बाद सुबह तक उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद धीरे धीरे रात गुजर गई और फिर अगली सुबह हो गई थी, यानी रात 3 बजे से लेकर सुबह के करीब 8:30 बजे तक भी उस हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल शांत और नॉर्मल था। लेकिन जब 8:30 बजे हॉस्पिटल का एक स्टाफ उसी सेमिनार हॉल का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और जैसे ही वह अंदर जाता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि वहां पर उसने देखा कि सामने फर्श पर एक गद्दा पड़ा है और उस गद्दे पर एक लड़की पड़ी हुई है। उसके बाद वह व्यक्ति बदहवास हालत में चीखता हुआ उस सेमिनार हॉल से बाहर की ओर भागता है। उसकी चीखें सुनकर स्टाफ के कुछ लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर देखते ही देखते कुछ ही देर में हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर तथा स्टाफ के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और फिर जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसे देखकर उनकी भी चीख निकल गई थी। यानी वह अर्धनग्न अवस्था में थी। उसके पूरे शरीर पर, यानी चेहरे से लेकर पैरों तक शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां पर जख्म का कोई निशान ना हो। उसकी दोनों आंखों और चेहरे से खून रिस रहा था। इसके बाद आनन फानन में उस जूनियर डॉक्टर की लाश को कपड़ों से ढक दिया गया। हालांकि आमतौर पर ऐसे जख्मों को या फिर ऐसी लाश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर मौजूद डॉक्टरों को उसी समय यह पता चल गया था कि अब उसकी सांसें थम चुकी है और वह मर चुकी है। इसके बाद सूचना मिलते ही ट्रेनी डॉक्टर के घर कोहराम मच गया और फिर कुछ देर बाद उसके घर वाले भी हॉस्पिटल पहुंच गए। घर वालों के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हॉस्पिटल में मौजूद चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के सहायक सुपरिटेंडेंट ने उनसे कहा कि आपकी बेटी ने खुशी की है, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता
ने जो बताया है उससे तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं साजिश की बू आने लगी है। ट्रेनी डॉक्टर के पिता की माने तो सुबह के समय जब वह अपनी बेटी को देखने गए थे तो उन्होंने देखा था कि उनकी बेटी के चेहरे से खून टपक रहा था, उसका चश्मा भी बुरी तरह से टूटा हुआ था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसी हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट का सहायक सुपरिटेंडेंट कहता है कि जूनियर डॉक्टर ने तो खुदकुशी की है। यानी एक लड़की जिसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है, उसका शरीर सिर से लेकर पैर तक जख्मी है, भला कोई ऐसे भी अपनी जान देता है। खैर, जब यह तमाम बातें चल ही रही थी तो थोड़ी देर के अंदर ही अंदर इस घटना की खबर पूरे हॉस्पिटल के तमाम जूनियर डॉक्टरों तक पहुंच गई और जिन लोगों ने भी उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश देखी उन्होंने पहली ही नज़र में अंदाजा लगा लिया था कि यह सिर्फ कत्ल ही नहीं है बल्कि उसके साथ जबरदस्ती हैवानियत भी की गई है। और इसी वजह से सभी जूनियर डॉक्टरों में गम और गुस्से का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि यह दरिंदगी एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के साथ की गई थी। लेकिन स्टूडेंट का गुस्सा अभी भी काबू में था और इसी बीच शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, क्योंकि वह सभी लोग डॉक्टर थे और वह लड़की भी उन्हीं डॉक्टरों में से एक जूनियर डॉक्टर थी जिसके साथ यह सब कुछ हुआ था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही उन सबको पता चल गया था कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या कुछ हुआ है और किस तरह से दरिंदगी की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी दोनों आंखों से खून रिस रहा था, उसके मुंह से भी खून बह रहा था, उसका पेट बुरी तरह से जख्मी था, उसका बायां पैर टूटा हुआ था, उसकी रिंग फिंगर भी टूटी हुई थी, होंठ जख्मी थे और होंठ से भी खून रिस रहा था। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि शायद इन सब के बाद आखिर में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई चीजें क्लियर नहीं थी। जैसा कि यह तो क्लियर किया गया था जबरदस्ती हुई है, लेकिन यह क्लियर नहीं किया गया था कि उसके साथ जबरदस्ती मौत से पहले हुई थी या उसकी मौत के बाद, यानी यह हैवानियत जूनियर डॉक्टर के साथ जिंदा रहते हुए की गई थी या फिर उसकी लाश के साथ की गई थी। खैर, जब यह भयानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों के सामने आई तो डॉक्टरों का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया और फिर देखते ही देखते पूरे आर.जी.कर कॉलेज के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। उन सबने काम करना बंद कर दिया। उन सभी जूनियर डॉक्टरों का कहना था कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी वह लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और फिर पुलिस के ऊपर भी दबाव बनाया जाने लगा था। हालांकि शुरुआत में तो कोलकाता पुलिस ने भी इस केस को यूं ही अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जब पता चला कि लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं तो अचानक मामले को हाथ से निकलता देखकर कोलकाता पुलिस को तुरंत एक स्पेशल टीम गठित करनी पड़ी। इसके बाद इस केस की जांच शुरू की गई। यह मामला चीफ मिनिस्टर तक भी गया, साथ ही पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। और जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो फिर धीरे धीरे इस दरिंदगी और कत्ल की कहानी सामने आई। पुलिस ने सबसे पहले उस सेमिनार हॉल से जांच शुरू की थी जहां पर उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी, क्योंकि उस सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिस कारण यह पता नहीं चल पा रहा था कि उस रात सेमिनार के अंदर क्या हुआ था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने पता लगाना शुरू किया कि उस रात जूनियर डॉक्टर कब कहाँ थी, किस इमरजेंसी वार्ड में उसने ड्यूटी की थी, साथ ही नाइट ड्यूटी में जो उस जूनियर डॉक्टर के दोस्त थे उन सभी चश्मदीदों से भी पूछताछ की गई। इसके बाद उन दोस्तों से भी पूछताछ की गई और इस सारी पूछताछ के बाद पुलिस ने अनुमान लगाया कि करीब 3 बजे के आसपास खाना खाकर वह लेडी जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए गई थी। हॉस्पिटल के ज्यादातर डॉक्टर और स्टाफ के लिए वहां जाकर आराम करना नॉर्मल था, क्योंकि सेमिनार के अंदर कोई कैमरा नहीं था। इसलिए पुलिस ने सेमिनार के आसपास लगे कैमरों पर फोकस
किया इत्तेफाक से पुलिस को दो ऐसे कैमरे मिल गए जो उस सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट गेट को कवर कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने चश्मदीदों के बताए गए समय के अनुसार यानी रात 3 बजे से लेकर ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के समय यानी 8 बजे तक के सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू किया तो बहुत सारे लोग उस सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। उनमें कई नर्स भी थी, कई जूनियर डॉक्टर थे, इसके अलावा कुछ और स्टाफ के लोग भी थे। इसलिए पुलिस के सामने चुनौती यह थी कि अब उनमें से किस पर शक किया जाए। काफी सोच विचार के बाद पुलिस ने इसका हल यह निकाला कि उस समय सीसीटीवी में सेमिनार हॉल के सामने से जो लोग नॉर्मल कपड़ों में गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे, पुलिस ने उन सभी को अच्छे से चेक करना शुरू किया और साथ ही हॉस्पिटल स्टाफ के जो हेड हैं उन सबको बुलाकर सीसीटीवी दिखाना शुरू किया और उनसे कहा गया कि आप आइडेंटिफिकेशन संगीत को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना था। साथ ही वह व्यक्ति कोलकाता पुलिस के लिए भी काम किया करता था। कोलकाता पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन देना या फिर उनके कुछ छोटे मोटे काम करना, उसके बारे में पूछने पर पता चला कि उसका नाम संजय रॉय है। हॉस्पिटल स्टाफ से पूछा गया कि संजय रॉय उस रात यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि संजय रॉय अक्सर रात को यहाँ आता रहता है। कई मरीज जिनको वह भर्ती कर जाता है उनको देखने के लिए, उनका हालचाल पूछ के लिए वह अक्सर यहाँ आता है। अभी वह लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर की नज़र संजय रॉय के गले पर पड़ी। दरअसल जब घटनास्थल की जांच की गई थी तो उस समय मौका ए वारदात से जूनियर डॉक्टर की लाश के पास से पुलिस को उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन के अलावा उस जगह पर एक नेक बैंक ब्लूटूथ मिला था जो कि मोबाइल के ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होता है। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद यह जूनियर डॉक्टर का ही है क्योंकि उसका मोबाइल भी वहीं पर पड़ा था, लेकिन जब उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो वह जूनियर डॉक्टर के फोन से कनेक्ट नहीं हुआ। हालांकि उस दौरान भी पुलिस ने बहुत सारे लोगों के फोन से उस नेक बैंक ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय वह किसी भी फोन से कनेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज में अचानक पुलिस की नज़र संजय रॉय पर पड़ गई थी जो करीब 3:02 के आसपास सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था और उसके चलने से लग रहा था कि वो लड़खड़ा रहा है। शायद वो नशे में था, लेकिन सबसे बड़ी चीज जिस पर पुलिस की नजर पड़ी थी वो यह था कि जब वह वहां से गुजर रहा था तो तब उसके गले में नेक बैंक ब्लूटूथ नजर आ रहा था, लेकिन जब वह सेमिनार हॉल से बाहर निकल रहा था तो तब उसके गले में ब्लूटूथ नहीं था। लेकिन ठीक उसी तरह की एक नेक बैंक ब्लूटूथ पुलिस ने उस महिला डॉक्टर की लाश के पास से बरामद की थी और चेक करने पर पता चला था वो ब्लूटूथ डॉक्टर का नहीं था। और इससे यह तो साफ हो गया था कि जिस व्यक्ति का भी वह ब्लूटूथ है कातिल भी वही है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा के आधार पर जितने भी लोगों को चिन्हित किया गया था, पुलिस ने उन सबके फोन को उस ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। और अब जब संजय रॉय का चेहरा सामने आया था तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि वह अक्सर यहां आता जाता रहता है। इसके बाद कोलकाता पुलिस तुरंत संजय रॉय को अरेस्ट कर लेती है। संजय उस समय भी नशे में था और जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, उससे सवाल कुछ पूछा जा रहा था और वह जवाब कुछ और दे रहा था। लेकिन पुलिस को जो ब्लूटूथ घटना स्थल से मिला था, एक पुलिस वाला उस ब्लूटूथ को संजय के मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो वह ब्लूटूथ संजय के मोबाइल फोन से तुरंत कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद जब उसका नशा उतरता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है, साथ ही उसके मोबाइल को भी चेक किया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि 8 और 99 अगस्त को वो कहाँ खा गया था। पुलिस उसके पूरे डाटा को खंगाल है और फिर पुलिस यह खुलासा करती है कि उस जूनियर डॉक्टर का कातिल और पिस्ट कोई और नहीं बल्कि यही संजय रॉय है। पुलिस के मुताबिक 8 अगस्त की रात
को संजय हॉस्पिटल में पहुंचता है। इसके बाद वह हॉस्पिटल के पीछे एक सुनसान जगह बैठकर देर रात तक शराब पीता है और फिर हॉस्पिटल में इधर-उधर घूमता रहता है। पुलिस का मानना था कि संजय सीसीटीवी कैमरे में उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इस तरफ सेमिनार हॉल है और फिर करीब 40 मिनट बाद वहां से निकलता हुआ भी दिखाई देता है और इसका मतलब यह था कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वो उन 40 मिनट में हुआ था और वह ब्लूटूथ आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस के पास सबसे बड़ा सबूत था, क्योंकि वह ब्लूटूथ मकाई वारदात से मिला था। और सबसे बड़ी बात यह कि संजय के गले में सेमिनार की तरफ जाते हुए तो ब्लूटूथ था लेकिन आते हुए नहीं था, यानी जब उसका ब्लूटूथ गिरा था तो उस समय वह होश में नहीं था। इसके बाद संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अब सवाल यह, आखिर आरोपी के पकड़े जाने के बाद भी सभी ट्रेनी डॉक्टर इंसाफ की मांग पर क्यों डटे हुए हैं? कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई जांच में यह बात सामने आई है कि आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में जमकर अयाशियां होती थी। ऑपरेशन थिएटर में दरवाजे बंद कर वहां पर मुर्गा दारू की पार्टी चलती थी। इन पार्टियों में अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर को बुलाया जाता था। अस्पताल की कई ट्रेनी महिला डॉक्टर्स पर भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जाता था। सीबीआई जांच में यह सारी जानकारी सामने आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया में जांच एजेंसी के सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि पीड़िता के पास डॉक्टरों की इस काली करतूत के पक्के सबूत थे। पीड़िता ने ऑपरेशन थिएटर में हो रही इन करतूतों पर कड़ा ऐतराज जताया था। पीड़िता ने साफ तौर पर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उसके साथ पार्टी करने वाले डॉक्टरों को इन गतिविधियों को बंद करने की चेतावनी दी थी। वहीं पीड़िता ने संदीप घोष और ऑपरेशन थिएटर में मुर्गों के साथ दारू की चुस्कियां लेने वाले डॉक्टरों से कहा था कि वह इसकी शिकायत समुचित प्लेटफॉर्म पर करेगी। इस बात को लेकर पीड़िता और ट्रेनी डॉक्टर के बीच विवाद भी हुआ था। संदीप घोष ने कथित तौर पर पीड़िता ट्रेनी डॉक्टर को इस बात को किसी से कहने के लिए मना किया था। इसके साथ ही संदीप घोष ने पीड़िता ट्रेनी डॉक्टर को धमकाया भी था कि अगर वह इस बात की जानकारी किसी को देगी तो उसे काफी बुरा अंजाम भुगतना होगा। वहीं सीबीआई की पूछताछ में यह बात सामने आया है कि संदीप घोष को जैसे ही पता चला कि ट्रेनी डॉक्टर के पास दारू पार्टी का वीडियो है तो उसने पीड़िता पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी पीड़िता ने वीडियो डिलीट नहीं किया था। अब सवाल यह है कि कोलकाता रेप और हत्याकांड का असली सच कहीं यही तो नहीं है, जिस सच को लेकर लोग जानने के लिए लंबे समय से वेट कर रहे थे? कहीं वही यह सच तो नहीं है। लेकिन ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ तभी मिलेगा जब इस कांड के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सीबीआई जांच में सामने आया कि इस पूरे मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डाटा ऑपरेटर प्रसून चटर्जी की भूमिका संदेहास्पद है। संदीप घोष ने ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर के बाद पहला कॉल प्रसून चटर्जी को ही किया था। प्रसून चटर्जी तौर पर मोबाइल सॉफ्टवेयर का भी अच्छा जानकार है। संदीप घोष ने प्रसून चटर्जी को पीड़िता के स्मार्टफोन से वीडियो डिलीट करने के लिए कहा। सीबीआई की जांच में यह सामने आया कि प्रसून चटर्जी ने पीड़िता के मोबाइल फोन से सारे सबूत मिटाए थे। उसने पीड़िता की मौत के बाद स्मार्टफोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर वीडियो डिलीट किया। इसके साथ ही प्रसून चटर्जी ने मोबाइल में मौजूद दूसरे अहम दस्तावेजों को भी डिलीट कर दिया। साथ ही प्रसून चटर्जी ने आरजी कर अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से भी छेड़छाड़ की और इसके कुछ हिस्सों को ब्लॉक कर दिया था। मीडिया में जांच एजेंसी के सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि पीड़िता के पास डॉक्टरों की काली करतूत के पक्के सबूत थे। ऐसा कहा जा रहा है कि पीड़िता ने ऑपरेशन थिएटर में रंगरलियां मनाते डॉक्टरों का वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया था और यही वीडियो इस अपराध का कारण बना। लेकिन जब सीबीआई को इतने सबूत मिल गए हैं तो अभी तक आखिरकार डॉक्टर बेटी को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है?
आखिरकार क्यों यह केस दिन प्रतिदिन और भी उलझता जा रहा है? क्या सीबीआई अभी तक असली कातिल तक नहीं पहुंच पाई है क्या? जानबूझकर इस केस को दबाने के लिए लंबा समय लिया जा रहा है। क्या यह केस सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह दब जाएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं उन देशवासियों के जो हर दिन डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि कोलकाता से आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का प्रदर्शन फिर शुरू हो गया है। इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर्स अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स बीते 4 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। इतना ही नहीं, आरजी कर हॉस्पिटल में 50 से ज्यादा डॉक्टर्स ने इस्तीफा भी दे दिया है। इंसाफ के लिए आज देशव्यापी अनशन का ऐलान भी डॉक्टरों की तरफ से किया गया है। दोस्तों, यह शर्मनाक है। सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश का दुर्भाग्य है। जिन्हें प्रिस्क्रिप्शन कर दवाइयों के नाम लिखने थे, वह अब रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर रहे हैं। और ऐसा करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 1-2 नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा है। यह तस्वीरें कोलकाता की है, जहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज में इंसाफ की लड़ाई जारी है। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उन जूनियर डॉक्टर्स की है जो अनशन पर हैं, जबकि दूसरी तस्वीर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए सामूहिक इस्तीफे की है, जहां 50 सीनियर डॉक्टर्स ने अमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में रिजाइन कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में कई डिपार्टमेंट और उनके हेड्स की मीटिंग हुई, जिसके बाद इस्तीफा देने का फैसला लिया गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज दरिंदगी मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच के दौरान लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट पुलिस की लापरवाही के कई सबूत सीबीआई को मिले हैं, जिसको लेकर सीबीआई जल्द ही अपनी रिपोर्ट स्टेट को सौंपेगी। आरजी कर हॉस्पिटल में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई, उसके बाद से ही पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी पर उठे तो वह पश्चिम बंगाल की सरकार थी, और अभी तक भी पश्चिम बंगाल की सरकार सवालों के घेरे में है। लोग बार बार ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर बिटिया की मां ने एक ऐसा बयान दे दिया है, जिसके बाद हर कोई एक बार फिर से इसी बारे में बात करने लगा है। उनकी मां ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। पीड़िता की मां का यह बयान ऐसे समय में आया जब ममता बनर्जी ने सोमवार के दिन में ही कोलकाता पुलिस द्वारा ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को रिश्वत देने की कोशिश करने के आरोपों को खारिज कर दिया था और अपनी सरकार के खिलाफ आरोपों को बदनाम करने की साजिश बताया था। अब इसी के जवाब में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया और उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं। उन्होंने कहा था कि आपको मुआवजा मिलेगा और आप अपनी बेटी की याद में कुछ बना सकते हैं। तब पीड़िता की मां ने कहा, जब मेरी बेटी को न्याय मिलेगा तो मैं आपके ऑफिस आऊंगी और मुआवजा ले लूंगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ट्रेनी डॉक्टर के दरिंदगी के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश भी कर रही है। पीड़िता की मां ने ममता बनर्जी की उस अपील को भी अमानवीय बताया, जिसमें उन्हें लोगों से अपने विरोध प्रदर्शन को बंद करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि यह मुझे अमानवीय लगता है क्योंकि मैं एक लड़की की मां हूं, मैंने एक बच्चे को खो दिया है, इसीलिए मैं अमानवीय महसूस करती हूं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मेरे घर में भी दुर्गा पूजा मनाई जाती थी, मेरी बेटी घर पर ही पूजा किया करती थी, लेकिन अब हमारे जीवन में अंधकार छा गया है। दोस्तों, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में 2 महीने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरजी कर जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के मौजूदा प्रिंसिपल को सौंप दी है। आरजी कर जांच समिति की रिपोर्ट में थ्रेट कल्चर यानी कि धमकी वाले माहौल की बात सामने आई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 59 में से 40 लोगों के खिलाफ थ्रेट कल्चर के सबूत पाए गए। वहीं आईएमआई की बंगाल
शाखा ने आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल ईप घोष के करीबी डॉक्टर विरूपाक्ष विश्वास पर कड़ा एक्शन लिया है। आईएमए की बंगाल शाखा ने विरूपाक्ष विश्वास को कथित थ्रेट कल्चर में संलिप्तता और अपराध स्थल पर मौजूदगी के कारण निलंबित भी कर दिया है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल खुश करने वाली खबर यह है कि सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल पर आरोप थे कि उन्होंने संदीप घोष के कहने पर सबूतों से छेड़छाड़ किया और जब डॉक्टर बिटिया के परिजनों ने डॉक्टर बेटी का दोबारा पोस्टमार्टम कराने को कहा तो कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल ने उन्हें हवाला देते हुए डॉक्टर बेटी की जांच पूरी हुए बिना ही जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। लेकिन अब संदीप घोष का बेहद करीबी दोस्त और कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। आगे जब आप इस केस में और भी खुलासों के बारे में सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दरिंदगी मामले की थीम पर एक आधारित दुर्गा पूजा का पंडाल लज्जा बनाया गया है। इस घटना से देश भर में आक्रोश है। पश्चिम बंगाल के साथ ही दूसरे कई राज्य के लोग भी सड़कों पर उतरकर तत्काल न्याय की मांग कर रहे हैं। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग भी जोर पकड़ रही है। माना जा रहा है कि विरूपाक्ष से इस मामले में कई सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि घटना के दिन वह आरजीकर अस्पताल में ही मौजूद थे। घटना के बाद विरूपाक्ष का नाम सामने आने पर उन पर पहले से ही बर्दवान मेडिकल कॉलेज में दादागिरी और जूनियर डॉक्टरों को धमकाने का आरोप लगाया गया है। यह भी आरोप है कि विरूपाक्ष और उनके सहयोगियों ने अस्पतालों में तंग का माहौल बनाया था, जिससे अधिकांश जूनियर डॉक्टर भयभीत रहते थे। आरजीकर की घटना के बाद विरूपाक्ष के खिलाफ बुबाजार थाने में भी शिकायत दर्ज की गई थी। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें इस मामले में पहले ही निलंबित कर दिया है। बर्दवान मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग में वरिष्ठ रेजिडेंट के पद पर कार्यरत विरूपाक्ष का नाम एक वायरल ऑडियो से भी जुड़ा, जिसमें कथित तौर पर उन्हें धमकी देते हुए सुना गया। हालांकि कि इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की गई है। उनके खिलाफ यह भी आरोप है कि वह कॉलेज के कैंटीन से काफी मात्रा में चाय, बिस्कुट और सिगरेट का सेवन करते थे, लेकिन पैसे नहीं चुकाते थे। शुरू हो गए। प्रिंसिपल संदीप घोष के बुरे दिन कहते हैं ना, जब इंसान का वक्त खराब होता है तो उसके साथ सब कुछ बुरा होता है। 9 अगस्त के बाद से संदीप घोष का वक्त जो है अब बुरा हो चुका है और अब घड़ी की सुई संदीप घोष के लिए उल्टा घूमने लगी है। संदीप घोष को क्या सजा मिलेगी, सुनवाई क्या होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संदीप घोष के घर के साथ क्या होने वाला है, यह कोर्ट और वक्त ने पहले ही बता दिया है। अब संदीप घोष का जो घर है उसे अवैध निर्माण मान करके उसके घर पर बुलडोजर चलने वाला है। साथ ही जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, अब लोगों को यह उम्मीद हो चुकी है कि अब इस केस में इंसाफ जल्द से जल्द होने वाला है। आरोपियों को चाहे जो भी सजा हो, लेकिन यह बात तो तय है कि आरोपी के पीछे जो बना घर है, जितनी भी अवैध संपत्ति है, जितने भी अवैध बने जो भी बिल्डिंग्स हैं, वह भी ध्वस्त हो जाएंगी। जिस घड़ी का पूरा देश इंतजार कर रहा था, जिस दिन के लिए लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके इंतजार में डॉक्टर बेटी के माँ बाप के आंखों के आंसू सूख गए, उस डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिलने के दिन अब बेहद नजदीक आ चुके हैं। कोलकाता की सड़कों पर बढ़ते आक्रोश के बीच डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने की मुहिम दिन पर दिन जोर पकड़ती जा रही थी। लेकिन इसी बीच कोर्ट ने संदीप घोष पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है, जिससे संदीप घोष का बचना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर लेडी डॉक्टर की के बाद सीबीआई की टीम जहां एक तरफ तमाम कातिलों को सजा दिलवाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तार आरोपी संदीप घोष के घर पर बुलडोजर चलने की तैयारी चल रही है।
जी हाँ दोस्तों, संदीप घोष के घर पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम खुलासा करेंगे कि किन किन कातिलों के घर पर बुलडोजर चलेगा और क्या-क्या जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में सीबीआई की टीम ने अब तक कई लोगों से पूछताछ की और कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी की है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर सीबीआई की टीम को शक है, लेकिन वह अब तक फरार हैं। वह कोई और नहीं बल्कि फरार व्यक्ति का नाम है संजीव मुखर्जी। इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले चर्चा कर लेते हैं किस तरह से आरोपी संदीप घोष का बुरा दिन शुरू हो गया है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के मामले में संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बुधवार को उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। ऐसे में संदीप घोष की सदस्यता क्यों रद्द की गई, इस पर आईएम अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकनगर को डोट विस्तार से बताते हुए कहा कि अनुशासनात्मक पैनल ने पीड़िता के माता पिता की शिकायतों का संज्ञान लिया है, जिसके चलते संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी गई। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईएमआई प्रमुख डॉक्टर आरवी अशोकनगर होता के परिवार के इस आरोप पर विचार किया कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने उन्हें बताया था कि महिला की मौत हत्या से हुई थी, जबकि यह पूरी तरह से गलत था। संदीप घोष ने इस मामले को झूठ बोलकर इस केस को दबाने की कोशिश की थी और भी ऐसे कई आरोपों की वजह से संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी गई, जबकि यह और पहले हो जाना चाहिए था। अब बात करते हैं कि संदीप घोष के घर पर बुलडोजर एक्शन क्यों होने जा रहा है। आपको बता दें कि सीबीआई जांच में संदीप घोष के कई अवैध निर्माण की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि संदीप घोष हॉस्पिटल के अंदर कई तरह का काला कारोबार चलाता था, 3 नंबर का अवैध धंधा करता था। इसके बारे में अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह केवल अस्पताल के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर में भी अवैध धंधा करता था। इन सब के अलावा इसने सरकारी जमीन में ही अपना घर बना लिया था। इसे इस बात का घमंड शुरू से ही रहा है कि इसके पास बहुत पैसा है और इसे इस बात का भी घमंड था कि यह आरजी कर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है और इसका लिंक बड़े बड़े नेताओं से था। दोस्तों, संदीप घोष के घर पर हाल ही में कोर्ट ने धारा 544 के तहत एक नोटिस भेजा है, जिस नोटिस में यह कहा गया है कि संदीप घोष का घर अवैध तरीके से बनाया गया है। अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है संदीप घोष के घर पर बुलडोजर भी चल सकता है और इसकी तैयारी भी हो चुकी है। अब दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं किस तरह से एक जो कि इस मामले में अब तक फरार है, जिसे पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और इसी के चलते अभी तक इंसाफ नहीं हो पाया है। इस आरोपी का नाम है संजीव मुखर्जी बताया जाता है। संजीव मुखर्जी जो कि पूर्व पार्षद है। इसी संजीव मुखर्जी के कारण इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल पाया है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, कोलकाता कांड पर सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने कहा कि जूनियर महिला डॉक्टर के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने नियंत्रित किया था। मुर्दा घर सहायक ने पूछताछ में बताया कि पोस्टमार्टम के समय उसे शव के पास आने नहीं दिया गया और कमरे के एक कोने में बिठा दिया गया था। इतना ही नहीं, संजीव मुखर्जी जब लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम कर रहा था तो उस वक्त संदीप घोष ने डॉक्टरों को धमकी दिया था कि जल्दी जल्दी इसका पोस्टमार्टम करो और इसी धमकी के कारण बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि डर गए थे और डर के वजह से इस लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम जल्दबाजी में किया गया और जल्दबाजी के चक्कर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सही नहीं आई। यही वजह है अब तक इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले सीबीआई की टीम ने इसे गिरफ्तार करने की भी कोशिश की, लेकिन
यह आदमी अपने घर में ताला लगाकर कहीं भाग गया है। दोस्तों, कोलकाता पुलिस भी इसे गिरफ्तार कर पाने में असफल साबित हो रही है। यहाँ तक कि सीबीआई की टीम भी इसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इस आदमी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सभी की मांग है कि जिन जिन कातिलों ने भी लेडी डॉक्टर के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किया है, उन सभी कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से संदीप घोष के घर पर बुलडोजर चलने की खबर आई है, इसके बाद बताया जा रहा है कि संदीप घोष ने जितने भी लोगों को तकलीफ दी है, उन लोगों को बेहद खुशी हुई है और लोगों का कहना है कि इस दरिंदे के घर को जल्द से जल्द तोड़ देना चाहिए। संदीप घोष आरजी करर मेडिकल हॉस्पिटल में अंग तस्करी करता था और लड़कियों से इंटर्न से सेक्स वर्कर का काम भी करवाता था, और अगर वह ऐसा नहीं करती थी तो उन्हें अपने घर का काम भी करवाता था और दवाइयों का भी नशा करवाता था। संदीप घोष के कनेक्शन बड़े लोगों के साथ थे, पार्टियों को फंडिंग देता था और यही वजह है कि घटना के सामने आने के बावजूद संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही उनसे इस्तीफा मांगा गया। यहां तक कि उनके खिलाफ एक्शन को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए। हद तो तब हो गई जब संदीप घोष ने इस्तीफा दिया भी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया और संदीप घोष को कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। सीधे शब्दों में कहे तो डिमोशन या पनिशमेंट की जगह संदीप घोष का प्रमोशन कर दिया गया। संदीप घोष का प्रमोशन किसके इशारे पर हुआ या उन्हें बचाने की कोशिश किसने करवाई, इसकी जांच होना बाकी है, जिसके बाद उनके ऊपर सीआईडी और ईडी दोनों ने ही जांचें शुरू कर दी है। लेकिन क्या यह संभव है कि एक संस्थान के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति यह सब कुछ कर रहा हो और किसी को भनक ना लगे? खास करके राज्य की एजेंसियों को। अख्तर अली ने यह भी दावा किया कि उन्होंने संदीप घोष के घोटालों की शिकायत राज्य सरकार में ऊपर तक की थी, जिसके बाद संदीप घोष पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ, उल्टा अख्तर अली का ही ट्रांसफर मुर्शिदाबाद कर दिया गया। मतलब यह पहला मौका नहीं जब संदीप घोष को बचाने की कोशिशें की गई। ममता बनर्जी सरकार की इस लाडले को डोट कौन बचा रहा है, इसकी लिस्ट लंबी है। हाल ही की घटना को देखें तो डॉक्टर के रेप और हत्या केस खुलने के बाद जब सीबीआई ने इस केस की बागडोर संभाली तो ममता सरकार ने एसआईटी का भी गठन कर इसकी जांच कराना शुरू कर दिया। गौर करने वाली बात है कि जब मामले की सीबीआई जांच चल रही है तो एसआईटी का गठन करने का क्या मतलब है? कल को अगर दोनों एजेंसियों की जांच अलग अलग दिशा में गई तो टकराव होगा और केस का निर्णय निकालने में जबरन देरी की जा सकती है, जिसका फायदा संदीप घोष को मिल सकता है। अदालती मामलों में जांच के नाम पर टाला मटोली अक्सर आरोपियों के लिए फायदेमंद हो जाती है और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें मामला ठंडा होने पर अक्सर आरोपियों को क्लीन चिट भी मिलते देखी गई है। फिलहाल लाख कोशिशों के बाद भी इस बार संदीप घोष नहीं बच सका। ममता सरकार जिस दरिंदे को बचाने की लगातार कोशिश कर रही थी, उसे सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। आपको बता दें कि संदीप घोष ममता बनर्जी का लाडला था। उसके जन्मदिन पर ममता बनर्जी उसे चिट्ठी लिखा करती थी और यही वजह है इस दरिंदे की गिरफ्तारी के बाद हर कोई ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहा है। सीबीआई अब तक इस मामले की जांच में पूरी तरह से लगी हुई। हर दिन इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष के लैपटॉप में कुछ ऐसा मिला है जिसने जांच एजेंसी को चौंका दिया। जांच एजेंसी के मुताबिक संदीप घोष के लैपटॉप से कई नग्न पुरुषों की तस्वीरें मिली हैं। वैसे 2017 में हांगकांग की घटना भी सामने आ चुकी है, जहां संदीप घोष ने कथित तौर पर हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में एक पुरुष नर्स के साथ साथ छेड़छाड़ की थी। आरोप है हांगकांग के अस्पताल में जब मेल नर्स अपने कपड़े बदल रहा था तभी संदीप अचानक उसके चैम्बर में घुसा। इसके बाद संदीप घोष ने उसके नितंबों पर कई तमाचे मारे। कथित
तौर पर नर्स के प्राइवेट पार्ट को छूने गया। हालांकि उस समय संदीप घोष ने दावा किया था कि यह मामला गलत समझ का मामला था। उन्होंने दावा किया वह दर्द से राहत दिलाने के लिए स्पेशल एक्सरसाइज करवा रहा था। इस बार आरजी कर घोटाले के संदर्भ में सूत्रों का कहना है कि संदीप के लैपटॉप में कई पुरुषों की नग्न तस्वीरें मिली हैं। संयोग से इस लैपटॉप को संदीप घोष ने अपने बेलाघाटा स्थित घर से कहीं और सीबीआई के डर से छिपा दिया था। लेकिन अब सीबीआई ने इस लैपटॉप को संदीप घोष के एक रिश्तेदार के घर से बरामद कर लिया है। आरजी कर अस्पताल में अश्लीलता का धंधा चलने का आरोप लगा है। कभी ड्रग के तो कभी अश्लील काम किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अस्पताल के अंदर सेक्स रैकेट चलने का भी दावा किया जा रहा है और इसका मुख्य आरोपी संदीप घोष है। अब सवाल यही उठता है कि क्या महिला डॉक्टर को यह सब पता चल गया था? क्या वह अस्पताल के इन काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाली थी, इसीलिए उसे मार दिया गया? डॉक्टर बिटिया को कुछ ऐसा पता था जो संदीप घोष के गले का फंदा बन सकता था। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि संदीप घोष की पहुंच ममता बनर्जी तक है। इसीलिए बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी संदीप घोष को बचाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। पुलिस डिपार्टमेंट भी इस घटना में शामिल है। इसीलिए तो घटना स्थल पर 40 मिनट लेट पुलिस पहुंची थी। तब तक दरिंदों ने कई अहम सबूतों को मिटा दिया था। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सीबीआई के हाथ सारे सबूत लग चुके हैं। सीबीआई अपने फाइनल डिसीजन पर पहुंचने वाली है। 1-2 दिन में सीबीआई अपनी सारी रिपोर्ट को डोट अदालत में पेश करेगी। उसके बाद डॉक्टर बिटिया के जो भी आरोपी हैं उन्हें सजा दी जाएगी। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के आरोपियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। लेकिन जब तक इस मामले में पूरी तरह से न्याय नहीं होता, हमें अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहिए और ना ही चुप रहना चाहिए। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज बुलंद करें और जस्टिस वी वांट जस्टिस लिखें।